चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस सीटेट क्लासेस। हम लोग आज सीडीपी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले हमने 10 क्लास कर रखा है, सब क्वेश्चंस कर रखे हैं हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ेंगे, 101 से क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे, आप अपने नॉलेज को चेक करेंगे कि कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ये सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट में पहले से पूछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने ज्ञान को चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों में शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने मित्रों में शेयर करिए और उनको जोड़िए मिशन सक्सेस से। देखिए वो लोग अपने सीटेट जो आपका ज्ञान है, सीटेट के लिए जो भी तैयारी करते हैं, वो अपना नॉलेज चेक करें कि कौन कितना कर पाता है क्वेश्चंस। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 101 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 101 है। ये जो 100 लिखा है आप इसको 101 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है। ये क्वेश्चन नंबर 101 कहता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ले वाइगोत्स्की आपको पता है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है और इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 3 चीज को महत्वपूर्ण माना है, समाज, संस्कृति और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन फर्स्ट है खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा, पुनर्बलन की बात करते हैं क्या। ऑप्शन बी है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, क्या अनुकूलन की जिन पे आज ले वाइगोत्स्की की बात करते हैं। तीसरा है आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, आत्मवाक्य की बात करते हैं क्या। और चौथा है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, क्वेश्चन नंबर 101 है, इसका आंसर क्या रहने वाला है भाई बताएं। चलिए इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। ध्यान रखिएगा पुनर्बलन की बात किसने किया भाई? तो पुनर्बलन की बात स्किनर ने किया है। किसने किया? स्किनर ने किया है पुनर्बलन की बात। अनुकूलन की बात किसने किया भाई? तो अनुकूलन की बात पावलोव ने किया है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और संतुलीकरण की बात जीन पियाजे करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। ध्यान रखिएगा ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि यदि बच्चा स्वयं से बातचीत करता है, उस वार्ता को इन्होंने निजी वार्ता बताया, व्यक्तिगत वार्ता बताया, प्राइवेट स्पीच कहा। अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, तो आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, 101 का सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 102 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका। 102 क्वेश्चन है कि ये वजन है, वजन, ध्यान रखिएगा वजन। क्वेश्चन है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। बताएं कि बच्चे की जो लंबाई होती है और वजन होता है वो किसका उदाहरण है भाई। ऑप्शन फर्स्ट है संज्ञानात्मक परिवर्तन के हैं। ऑप्शन बी है मात्रात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन सी है गुणात्मक परिवर्तन है और ऑप्शन डी है भावात्मक परिवर्तन है। अब बताइए कि बच्चे की लंबाई और वजन किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक परिवर्तन है। ये मात्रात्मक परिवर्तन है। संज्ञानात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित, संज्ञान ज्ञान से संबंधित होता है, जबकि यहाँ लंबाई और वजन की बात हो रही है। और ये जो लंबाई वजन है ये हमारा क्वांटिटी है, मात्रा है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं। ये मात्रा है, ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वांटिटी है। आपको पता है पढ़ाया गया है ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पढ़ाया गया है, विकास और वृद्धि पढ़ाया गया और बताया गया कि वृद्धि के अंतर्गत बच्चे की लंबाई, चौड़ाई और वजन आता है। और ये जो आपका वृद्धि होता है वो मात्रात्मक होता है। चलिए तो इसका आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका संज्ञानात्मक नहीं होगा, गुणात्मक और भावात्मक बिल्कुल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं हम लोग
103 की ओर आते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा भाई? 103 नंबर जो है ये क्वेश्चंस कह रहा है, 103 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, 103 है, ध्यान रखिएगा 103 है। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या का निर्धारण करती है। अब बताएं, ये जो आपका आनुवांशिकता है ये पूरी तरह से एक व्यक्ति के खाली स्थान का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है आनुवांशिकता? पूरी तरह 100%। पूरी तरह का मतलब समझ रहे हैं ना? आनुवांशिकता पूर्ण रूप से पूरी तरह से किसको निर्धारित करती है? ऑप्शन फर्स्ट है सेक्स, बी है जेंडर, सी है शैक्षणिक सफलता और डी है सीखने की शैली। ये चार दिए गए हैं, जबकि इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर में देखेंगे कि 2 3 4। 2 3 4 मतलब जेंडर को, शैक्षणिक सफलता और सीखने की शैली को क्या आनुवांशिकता पूरी तरह से निर्धारण करता है क्या? ऑप्शन बी है कि केवल जेंडर को। एक का मतलब केवल जेंडर को निर्धारित करता है, बी का मतलब एक का मतलब केवल सेक्स को निर्धारण करता है, बी का मतलब केवल जेंडर को निर्धारण करता है और डी ऑप्शन में दिया है 1 3 4। 1 मतलब सेक्स, 3 मतलब शैक्षणिक सफलता और 4 मतलब सीखने की शैली। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति में किसका निर्धारण करती है भाई? तो ये बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्स का। ये जो सेक्स है ये पूरी तरीके से किसके द्वारा निर्धारण होता है? तो ये पूरी तरीके से आनुवांशिकता हेरिडिटी के द्वारा निर्धारण होता है। लड़का होगा, लड़की होगी, ये सारा कुछ। जबकि ये जो जेंडर है ये समाज के द्वारा ये बताया गया है, ये आनुवांशिकता नहीं है। शैक्षणिक सफलता कैसी होगी बच्चे की? फेल होगा, पास होगा, कितना अपने लाइफ में सफल हो पाएगा, ये सब कुछ आनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण का भी अहम रोल होता है। सीखने की शैली कैसी होगी, सिखाने की शैली कैसी होगी, ये भी आपका वातावरण, परिवेश, इन्वायरमेंट के द्वारा निर्धारण होता है आनुवांशिकता के साथ साथ। जबकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता पूरी तरह से, तो पूरी तरीके से जो की बात करेगा तो ये हो जाएगा आंसर सेक्स हो जाएगा। केवल सेक्स मतलब लड़का। सेक्स का मतलब आपको बताया, सेक्स जो है ये जैविक है, लड़का और लड़की की बात करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये जो सेक्स है। और सेक्स पूर्ण रूप से आनुवांशिकता के द्वारा निर्धारण होता है, पिता के द्वारा निर्धारण होता है कि बच्चा लड़का होगा कि जो लड़की होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आलोचनात्मक सोच वाला प्रश्न या समालोचनात्मक सोच वाला प्रश्न, ये अपसारित सोच वाला प्रश्न क्यों पूछें? बच्चों से क्यों पूछें? प्राथमिक इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए होना चाहिए, के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना। तीसरा, छात्रों के ज्ञान और समक्ष कौशल का आकलन करने के लिए। और चौथा है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देना। बताइए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका जो आंसर है ये बिल्कुल ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ावा देना। आलोचनात्मक, ये ध्यान रखिएगा कि बच्चों में हमेशा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। आप जितना सोचें कि बच्चा जितना से ज़्यादा सोच सके, बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, बच्चे में अपसारी चिंतन का विकास करना है। और ये सोचना है कि बच्चा एक समस्या का समाधान अनेकों प्रकार से, कई प्रकार से सोच पाए। बच्चे किसी भी समस्या का हल करे तो उसके गुण और दोष दोनों को ध्यान में रख सके। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? तो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न जो होंगे बच्चे के उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देंगे। इसका आंसर बिल्कुल होगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। चलिए जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है भाई। जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है कि जीन पियाजे क्या बोल रहे हैं? जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? किसकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है कौन सी? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका उम्र काल है क्या भाई? तो 2 से 7 वर्ष।
2 से 7 वर्ष। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे के बारे में बताते हैं कि जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने बच्चे, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ ये चिकित्सक थे, अपने बच्चे पे प्रयोग किया इन्होंने और बताया कि बच्चे में जो विकास होता है वो उम्र के साथ होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे संज्ञान का विकास होगा। इन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्था दिया है। संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 वर्ष बताया। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट 7 से 11, और चौथा है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये फॉर्मल। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 4 इन्होंने बताया, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से ऊपर। और इन चारों की अवस्था की विशेषता बताएं, किस अवस्था में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी भाई? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद पाया जाएगा, क्या वर्गीकरण और क्रमबद्धता पाई जाएगी, संरक्षण और अमूर्त चिंतन पाया जाएगा, या नकल और प्रतिवर्तिता पाई जाएगी? इसका आंसर बताएंगे आप लोग।